में हमने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया है, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज होगी हमारी 3rd क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो आई होप आपने दोनों क्लास को अच्छे से देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इनसे आगे के टॉपिक। आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहां जाने से पहले ये देखेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रा वो होगा जो डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को सेपरेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे, वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो होगा हमारा स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप। और ये स्पेक्ट्रा होंगे मेनली 2 टाइप के होंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रा? इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। When the radiation emitted from some source is directly through the prism and then received on photographic plate। सिंपल वर्ड्स में हम देखें, डायग्राम से देखो, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, उसके आपको पता चल जाएगा क्या है। ये कोई सोर्स है, एनी सोर्स, प्रिज्म, यहां होगी फोटोग्राफिक प्लेट। सोर्स से कोई लाइट होंगी, एमिट होंगी, प्रिज्म के थ्रू जाएंगी और रिसीव होंगे में इस फोटोग्राफिक प्लेट पे। यही हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा है। किसी भी सोर्स, एनी सोर्स जहां से लाइट एमिट करेंगी, प्रिज्म के थ्रू आएंगी और हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव होंगी, वो होगा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रा के टाइप्स की। 2 टाइप्स के होंगे, कॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होगा? देखो, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक सन, बल्ब, एनी हॉट ग्लोइंग बॉडी, ठीक है, इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, it is observed that it splits up into 7 different wide bands। अच्छा, ये आप खुद पढ़ लेना। देखो, ये स्ट्रक्चर से समझते हैं हम। ये सोर्स है, एनी सोर्स, कोई भी सोर्स हो सकता है, वहां से व्हाइट लाइट एमिट करके आ रही है। देखो, यहां पे है प्रिज्म और यहां होगी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। अब यहां से सोर्स से व्हाइट लाइट आ रही है और प्रिज्म के थ्रू आ रही है। ये देखो, प्रिज्म के थ्रू पास होंगी। फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव होंगी। यहां पे मिलेंगी हमें 7 डिफरेंट वाइड बैंड्स। ध्यान से देखो, कोई भी सोर्स है उससे व्हाइट लाइट एमिट करेंगे और प्रिज्म के थ्रू पास होंगी, हमें मिलेंगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, वो क्या होंगी? रिसीव होंगी, जिसमें मिलेंगे 7 डिफरेंट वाइड बैंड्स। जो ये 7 डिफरेंट वाइड बैंड्स हैं, ये कुछ इस टाइप के होंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस फॉर्म में होंगी। अब देखो, जो हमें ये वाइड बैंड मिले हैं, 7 डिफरेंट वाइड बैंड मिले हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, यानी कि कोई डार्क स्पेस नहीं होगा। जो हमारे ये 7 डिफरेंट बैंड हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, ना कि कोई डार्क स्पेस प्रेजेंट होगा। ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट होंगे, कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट होंगे। देखो, it splits up into 7 different wide bands of colors from violet to red, violet to
red, like a rainbow. These colors are so continuous that each of them merged into next. ठीक है, समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है? फिर से देखो एक बार, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में होगा कोई सोर्स है, एनी सोर्स, वहां से उससे व्हाइट लाइट हमारे एमिट होके आएंगे और प्रिज्म के थ्रू पास होंगी. हमें जो बैंड मिलेंगे वो मिलेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर. वहां पे कितने बैंड मिले थे? 7 बैंड मिले थे, और वो 7 बैंड डिफरेंट कलर के थे. उनके बीच में ना कोई गैप था, यानी कि कोई डार्क स्पेस प्रेजेंट नहीं था, और वो कॉन्टिन्यूअस होंगी. यही हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा. लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा में होगा, देखो स्ट्रक्चर से देखते पहले से. लाइन स्पेक्ट्रा को स्ट्रक्चर से देखो. सोर्स है, इसमें क्या सोर्स होगा वो देखो, बंसन फ्लेम. ये होगी बंसन फ्लेम. इसमें हम NaCl सॉल्ट, NaCl सॉल्यूशन ऐड करेंगे इसमें, और यहां से जो अब लाइट निकलेंगी, एमिट करेंगी, वो प्रिज्म के थ्रू पास होंगी और फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव होंगी. फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव होंगी. अब जो लाइट होंगी, देखो, इफ दिस लाइट इज रिजॉल्व्ड इन ए स्पेक्ट्रोस्कोप, इट इज फाउंड दैट नो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में क्या था? 7 डिफरेंट बैंड थे, उनके बीच में कोई गैप नहीं था, कोई डार्क स्पेस प्रेजेंट नहीं था, कॉन्टिन्यूअस थी वो सारी. यहाँ पे नो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बट some isolated colored lines are obtained on photographic plate separated from each other by dark space. जो continuous स्पेक्ट्रा था उसमें हमें इस टाइप के बैंड मिले थे. ये था continuous का, continuous स्पेक्ट्रा का. ये है लाइन स्पेक्ट्रा का. ये continuous थे, कोई गैप नहीं था, ना ही डार्क स्पेस प्रेजेंट था इनके बीच में, इन स्पेक्ट्रा के बीच में. ठीक है. अब जो लाइन स्पेक्ट्रा है, इनमें कोई कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होंगे, कुछ आइसोलेटेड कलर दिखेंगे हमें इस टाइप के. रुको एक मिनट, इस टाइप के कलर दिखेंगे. जो सेपरेट होंगे डार्क स्पेस से. ये कलर है येलो, ये कैसा है? ग्रीन कलर है. इनके बीच में जो स्पेस है, ये डार्क स्पेस प्रेजेंट है. डार्क स्पेस, ये सारा डार्क स्पेस है. यानी कि यहां पे जो आइसोलेटेड कलर दिखे हमें, उसे सेपरेट किया जा सकता है, या फिर सेपरेटली है किससे होंगे? जो हमारे डार्क स्पेस प्रेजेंट है बीच में, इनसे सेपरेट होंगे. ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में थे, ये जो कलर, यहाँ पे कलर कैसे थे देखो, वॉयलेट इस टाइप से, या फिर अच्छा ये रहा, देखो एक मिनट, ये है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का. देखो इनके बीच में आपको कुछ भी, देखो क्या है? वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर, सारे कलर दिख रहे हैं. 7 वाइट बैंड है, या हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं. 7 बैंड है, डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं. अब इनके बीच में ना तो कोई गैप है, कोई गैप दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई डार्क स्पेस प्रेजेंट है, कोई डार्क स्पेस प्रेजेंट नहीं है. अगर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रा की, लाइन स्पेक्ट्रा की, वहां पे हमें देखो ये आइसोलेटेड कलर दिख रहे हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये लाइट है, ये थोड़ा डार्क ब्लू है, इंडिगो कलर. ये देखो अब यहाँ पे इनके बीच में ये क्या है? डार्क स्पेस प्रेजेंट है. यानी कि जो ये कलर आए हैं तो वही विबग्योर वाले कलर, ठीक है,
कैसे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। कलर तो वही है यहाँ भी, बट इनके बीच में क्या है? इनके बीच में डार्क स्पेस प्रेजेंट है। डार्क स्पेस प्रेजेंट है। कॉन्टिन्यूअस में कोई डार्क स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअसली सारे कलर प्रेजेंट होंगे। लाइन स्पेक्ट्रा में कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट ना होके यहाँ पे एक आइसोलेटेड कलर इस टाइप से अलग से दिखेंगे। इनके बीच में हमारे गैप होगा, साथ में डार्क स्पेस प्रेजेंट होगा। ये समझ में आया? यह है इमिशन स्पेक्ट्रा के पार्ट, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे हमारे, अच्छा एक बात और, एलिमेंट, हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रा अलग अलग होंगे। हर एक एलिमेंट के स्पेक्ट्रा अलग अलग होंगे। जैसे इंसानों में, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, फिंगरप्रिंट्स, हर एक इंसान के अपने अपने फिंगरप्रिंट है, किसी के साथ मैच नहीं होते, सबके अलग अलग है। सिमिलरली एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रा अलग अलग है, डिफरेंट है, एक दूसरे के स्पेक्ट्रा मैच नहीं करेंगे। यहां तक हो गया था हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, व्हेन व्हाइट लाइट from any source is first passed through the solution or vapors of a chemical substance। अब तक हमने देखा था कौन, एक बार ध्यान से देखो, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, कोई भी सोर्स है, वहां से व्हाइट लाइट एमिट करके प्रिज्म के थ्रू पास हो रही थी और हमें किस पे? फोटोग्राफिक प्लेट पर रेडिएशन मिल रही थी। ठीक है, समझ आया? ये है कॉन्टिन्यूअस के लिए। लाइन स्पेक्ट्रा में क्या था? हमने बंसन फ्लेम ली थी, कोई सोर्स यानी कि बंसन फ्लेम, और उसमें सॉल्यूशन डाला था, साल्ट सॉल्यूशन था NaCl का। NaCl, यदि NaCl का साल्ट है, सोडियम का साल्ट है, सोडियम का साल्ट है तो येलो कलर मिल रहा था हमें। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साल्ट लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो होंगे। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई सोर्स है, सोर्स से लाइट एमिट होंगी। अब यहाँ डायरेक्टली प्रिज्म के थ्रू पास नहीं होंगी, बीच में सॉल्यूशन लेंगे, बीच में किसी सॉल्यूशन से पास होंगे और वो सॉल्यूशन होगा लाइक NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, किसी केमिकल सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास होंगे, देन प्रिज्म के थ्रू पास होंगे। बीच में हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है और रेडिएशन हमें कहाँ पे मिलेंगी? फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। एंड देन एनालाइज बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो ये हमारा है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पे देखो डायग्राम से समझ आ जाएगा इजीली। कॉन्टिन्यूअस में कोई गैप नहीं था, कोई डार्क स्पेस नहीं था, सारे के सारे जो कलर या बैंड है कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट थे। जो हमारी लाइन स्पेक्ट्रा थी वहां पे आइसोलेटेड कलर मिल रहे थे और उनके बीच में डार्क स्पेस प्रेजेंट है, हर कलर के बीच में डार्क स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ देखो कलर हमें मिल रहे हैं, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड, बट इनके बीच में हमें मिलेंगे डार्क स्पेस। ये देखो ये वाला क्या है? डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, यानी कि इनके बीच में डार्क स्पेस है। डार्क स्पेस तो यहाँ भी था, बट यहाँ पे अब्जॉर्प्शन में जो कलर होंगे वो कहीं कहीं कॉन्टिन्यूअस भी मिलेंगे। देखो यहाँ पे ऑरेंज और रेड, इनके बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई डार्क स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि डार्क स्पेस प्रेजेंट है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, बट कहीं कहीं जो ये कलर है उनके वो क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअसली और डिसकॉन्टिन्यूअसली दोनों फॉर्म में हमें स्पेक्ट्रा मिलेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। समझ आ गए तीनों स्पेक्ट्रा? ये हमारा नेक्स्ट इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब and the light emitted on passing electric discharge is examined with a spectroscope, the spectrum obtained is called the emission spectrum of hydrogen। देखो जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, जहां पे
लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, हमने बंसन फ्लेम ली थी। वहां पे हमने क्या लिया था, बंसन फ्लेम के साथ हमने सोल्ट डाला था, सोडियम का सोल्ट या फिर हम पोटेशियम का भी सोल्ट, यानी कि कोई भी सोल्ट डालना है। उसके बाद हम वो लाइट एमिट करके प्रिज्म के थ्रू जाएंगे और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें मिलेंगी। अब इसमें होगा जो हाइड्रोजन, यहाँ पे लेंगे हम सोडियम साल्ट की बजाय हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को लेंगे। ये हमारा सोर्स होगा, यहाँ से लाइट एमिट करेंगी और यहाँ पे है कोई हाइड्रोजन गैस, यहाँ से पास होके प्रिज्म के थ्रू जाएंगी और वही हमें लाइट मिलेंगी फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब जो हमारी है फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइट मिलेंगी, देखो इसमें कुछ लाइन होंगी जिन्हें हम कहेंगे स्पेक्ट्रल लाइन, और जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी वो डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होंगी। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट हमारी रीजन में प्रेजेंट होंगी, यानी कि उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। कैसे होगी, सबसे पहले देखेंगे वो लाइंस कौन सी है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू लाइंस में मिलेंगी। वो लाइंस कौन सी होंगी, एक होगी हमारी लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफन। ये हमारी 5 स्पेक्ट्रल लाइन है। पांचों स्पेक्ट्रल लाइन की अपनी क्या होगी, रीजन होगी। अब देखो जो लेमन होगा उसका रीजन होगा अल्ट्रावायलेट, वो यूवी रीजन में मिलेगा। लेमन होगा वो यूवी रीजन में मिलेगा। बाल्मर होगा, बाल्मर, पास्टन और ब्रैकेट, पीफन। जो लास्ट के 3 होंगे ये मिलेंगे हमें इंफ्रारेड। लेमन किसमें, यूवी रीजन में, पास्टन, ब्रैकेट और पीफन हमें इंफ्रारेड में, बाल्मर हमें मिलेगा विजिबल रीजन में। वेवलेंथ होगी इनकी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये है स्पेक्ट्रल लाइन। अब इनके बारे में देखो, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट हमारी होगी लेमन। क्या है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है। यूवी रीजन में होगी। अब हम बात करें इसकी फर्स्ट लाइन की, यानी कि N1। N1 होगी हमारी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन होगी 1। N2 होगी हमारी 2, 3, 4 इंफिनिटी। फर्स्ट को छोड़कर कोई भी हो सकती है इंफिनिटी तक। N1 होगी हमारी फर्स्ट लाइन, N2 हमारी फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी इसमें 1, और N2 क्या होगा 1 को छोड़ के N1, इंफिनिटी तक कोई भी लाइन हो सकती है। ठीक है, ये होगी हमारी लेमन। अरे यार ये क्या हो जाता है, 2, 3, 4 ये होगी। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर में देखो, ये हमारा लेमन यूवी रीजन में प्रेजेंट है। ये देखो N1 कहां से स्टार्ट हो रही लेमन, 1 से, तो N1 होगा इसका 1। N2 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7 इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है हमारा N2, 2, 3, 4 एनीथिंग। N1 हमारी होगी फर्स्ट लाइन, और N2 हमारी, या फिर हम बात करें इंफिनिटी होगी यदि, क्या होगी वो लिमिटिंग लाइन। क्या होगी, लिमिटिंग लाइन। अब हम बात करेंगे बाल्मर की, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। बाल्मर देखो, बाल्मर में जो फर्स्ट लाइन होगी, बाल्मर किसमें होगा हमारा विजिबल रीजन में होगा, और इसकी जो N1 होगी, बाल्मर की बात करें N1 होगी 2, और N2 होगी 3, 4, 5 इंफिनिटी तक। N1 कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो लाइन इसकी 2 से, देखो
n इज इक्वल टू 2, यानी कि n1 फर्स्ट लाइन, बाल्मर में फर्स्ट लाइन होगी 2 और n2 2 को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3 4 5 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। बात करें हम पास्टन की, ये होगा इंफ्रारेड रीजन में और इसका n1 होगा 3 और n2 होगा 4 5 6 7 इन्फिनिटी। ब्रैकेट की बात करें हम, ब्रैकेट लाइन की, यहाँ पे ये इंफ्रारेड में होगा और n1 होगा 4, n2 होगा 5 6 7 इन्फिनिटी। फिफन में क्या होगा, n1 होगा 5, देखो यहां से स्टार्ट है और ये कौन सी है, n इज इक्वल टू 5 और n2 क्या होगा इसका 6 7 इन्फिनिटी, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होगी। समझ आया यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक क्या रहे, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने इतना तो बता दिया कि कोई एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट ये किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। देखो कोई एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि जो पूरे एटम का मास है वो सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कैसा होगा, हैवी डेंस होगा हमारा, पॉजिटिवली पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसकी जो स्टेबिलिटी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग, बट वो कैसे कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन नीचे जो हमारा सेंटर है वहां पे गिर क्यों नहीं रहे, वो उसके चारों तरफ ही रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। सेकंड ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा। ये भी नहीं बता पाया कि जो एलिमेंट्स है ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा, इट वाज इनेबल टू एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट वर देयर एनर्जी। जो हमारे न्यूक्लियस के अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या है, ये सब भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो चीज कोई एक्सप्लेन ना कर पाए वो उसकी ड्रॉबैक बन जाती है या फिर लिमिटेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आया रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या किया, टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या किया, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की ड्रॉबैक थी उसे ओवरकम किया, साथ में एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने जो लाइन स्पेक्ट्रम दी थी, जो हमें अभी लास्ट पेज पे डिस्कस किया है, वही उनको एक्सप्लेन किया नील बोर ने, ए न्यू मॉडल ऑफ एटम बेस्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर बताइए बातें। दिस न्यू थ्योरी इज नोन एज बोर्स मॉडल ऑफ थ्योरी। अब देखो इसके पोस्टुलेट देखो, फर्स्ट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज। वही कोई एटम है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब वो पॉजिटिवली चार्ज तो हो गई, प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, तो न्यूट्रॉन होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि वो न्यूट्रल होगा। तो ओवरऑल करके न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, हैवी होगा। हैवी क्यों होगा, क्योंकि पूरे सेंटर का मास न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है, पूरे एटम का मास सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस हमारा हैवी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज होगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये हमारे किसने एक्सप्लेन किए थे, बोर मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज और डेंस है हमारा न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। नेक्स्ट हमारा होगा, आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स theoretically possible around the nucleus।
The electrons revolve only in those orbits which have a fixed value of energy. These orbits are called energy level और stationary state. देखो मेन पॉइंट क्या है, स्टेशनरी स्टेट यानी कि वो क्या होगा, कोई एटम स्टेशनरी या फिर इलेक्ट्रॉन, बात करें इलेक्ट्रॉन की, किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेशनरी नहीं होंगे। इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी स्टेशनरी होगी, एनर्जी फिक्स होगी, स्टेशनरी होगी। हम एनर्जी की बात करें ना कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा, उसकी एनर्जी होगी स्टेशनरी, यानी कि टाइम टू टाइम वो चेंज नहीं करेगी। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेगी, वो स्टेशनरी रहेगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट एंड डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। बस वही बात है कि इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी एनर्जी की, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगी। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले हम रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो एनर्जी है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इसके बीच में क्या होगा, कोई फोर्स होगा। देखो तभी तो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, वो गिर नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई फोर्स प्रेजेंट है, और वो फोर्स होगा F1 सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई फोर्स होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर नहीं रहा, ठीक है। उस फोर्स को हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए और मास को बैलेंस करने के लिए इधर भी फोर्स लगेगा जो होगा F2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेडियस की। देखो सबसे पहले F1 होगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। K हमारा होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट कूलम्बिक कांस्टेंट। Q1 और Q2 ये है चार्ज, Q1 और Q2 चार्ज है, R हमारी होगी रेडियस। अब हम बात करेंगे सेकंड फोर्स की। सेकंड फोर्स होगा हमारा mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, m हमारा मास, वही r हमारी क्या होगी रेडियस, और ये होगी हमारी डिस्टेंस। यहाँ पे जो Q1 है यानी कि इनके बीच का जो चार्ज है वो यहाँ पे बात करें हम, वो रेडियस में वो क्या होगा QE। F1 में जो चार्ज होगा वो होगा QE। Q क्या होगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम इस कांस्टेंट को 1 ले ले, इफ K इज इक्वल टू 1, Q1 क्या है Z, अच्छा Q नहीं Z, सॉरी Z हमारा एटॉमिक नंबर होगा, E हमारा क्या होगा चार्ज, ये होगा E अपॉन R स्क्वायर। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेट कर दे, फोर्स 1 और सेकंड वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। इस टाइप से होगा कुछ। अब देखो बात करें हम एंगुलर मोमेंटम के थ्रू, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता हमारा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब यहां से v निकाल लेंगे, क्या होगा nh अपॉन 2 पाई mr। यदि इस v की वैल्यू, यदि इस v की वैल्यू हम रख दे यहां पे, देन क्या होगा, देखो ZE स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन आर, वी होगा हमारा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर, 2 का कितना हो जाएगा पावर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है आर, रेडियस चाहिए, तो आर को इधर लेके आएंगे और जेड ई स्क्वायर इधर आ जाएगा। आर होगा हमारा एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। ये होगी हमारी रेडियस। m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे होगी r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। ये होगी हमारी रेडियस। ठीक है, ये क्या निकल के आई हमारी बोर रेडियस। अब देखो h हमारा क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। पाई हमारा क्या होगा कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होगी। मास क्या होगा कांस्टेंट होगा। चार्ज हमारा क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी। चार्ज कितना होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मास होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। जो हमें पता नहीं वेरिएबल क्वांटिटी है वो है n और एटॉमिक नंबर z। अब देखो इन सबको हम कैलकुलेट कर ले, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, तो रेडियस हमारी होगी 0.529 n स्क्वायर, ये वेरिएबल होगी, अपॉन z। एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये होगी हमारी रेडियस। तो यहाँ पे बोर रेडियस समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। यदि हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। v क्या होगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये होगी हमारी वेलोसिटी। अब ये क्या है r हमारी है बोर रेडियस। अब इस रेडियस की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, वो यहां पे पुट कर देंगे। देन v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई m। r हमारा होगा, देखो r है ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। n स्क्वायर h स्क्वायर जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। अब देखो n से n कैंसिल, h से एक h कैंसिल, 2 से 2, पाई से एक पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, यानी कि v होगा हमारा क्या क्या बचा यहाँ पे 2, एक पाई भी है 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये होगा हमारा v वेलोसिटी। v इज इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। यदि हम बात करें इसमें भी कांस्टेंट वैल्यू, पाई हमारा क्या होगा कांस्टेंट।
अब z ये क्या है, एटॉमिक नंबर, तो ये होगा हमारा वेरिएबल। चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, n होगा वेरिएबल, h होगा प्लैंक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन सब को कैलकुलेट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को, देन v होगा हमारा 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यदि सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁸, कितना हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी निकल के आई। अच्छा एक बात और देखो यहाँ पे दोनों जगह, देखो ये हमारी r बोर रेडियस है, बोर रेडियस की वैल्यू क्या है 0.529 n²/z। यदि हम बात करें रेडियस की n के साथ, क्या होगी यहाँ पे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n² के, रेडियस हमारी n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी में देखें तो ये इसका ऑपोजिट है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करती जाएगी। n की होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमने डिस्कस कर लिए एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल में रेडियस और वेलोसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी, ये एनर्जी। यदि हम एनर्जी की बात करें, देखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी -ZE² अपॉन R², Z² अपॉन R, सॉरी ZE² अपॉन R। देखो अभी हमने देखा था, कहां पे देखा था, ये देखो ZE² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R। यहाँ पे देखो अब एक R को कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा ZE² अपॉन R इज इक्वल टू mv²। ठीक है, समझ आया। अब क्या होगा, इस वैल्यू को वहां लेके जाते हैं, ZE² अपॉन R इज इक्वल टू mv²। ZE² अपॉन R इज इक्वल टू mv²। ये हमें कहां से पता चला था, ये हमें बोर रेडियस निकाली तब हमें पता चला था। अब देखो इन दोनों को ZE² अपॉन R और mv² दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 ZE² इज इक्वल टू अपॉन R 1/2 mv²। और ये देखो ½ mv² क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी 1/2 ZE² अपॉन R, ZE² अपॉन R। ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन फर्स्ट। और पोटेंशियल एनर्जी है ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। देखो टोटल एनर्जी थी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, ½ ZE² अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी हमारी है -ZE² अपॉन
आर, यानी कि -12 ZE² अपॉन आर होगी हमारी टोटल एनर्जी। ये होगी हमारी टोटल एनर्जी। आर की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 ZE²। आर की वैल्यू क्या होगी, n² h² अपॉन क्या थी, आर की वैल्यू n² h² अपॉन 4π²m, 4π²m ZE का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि -z 2 है तो z की स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 4π²m Z² e की 4, e कितने हैं 4 टाइम्स अपॉन 2n² h²। ये होगी हमारी टोटल एनर्जी। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो z वेरिएबल होगा, z वेरिएबल होगा और n भी हमारा वेरिएबल होगा, तो टोटल एनर्जी होगी जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होंगी, इन सबको हम कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगी टोटल एनर्जी -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये होगी हमारी टोटल एनर्जी, ये होगी हमारी टोटल एनर्जी। नेक्स्ट बात करें हम, बोर रेडियस देख लिया, वेलोसिटी भी देख ली। नेक्स्ट हमारी है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो टाइम पीरियड T, अब देखो टाइम पीरियड हमारा होगा 2πr अपॉन v। r हमारी रेडियस, v हमारी वेलोसिटी। r की बात करें तो r क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² अपॉन z, वेलोसिटी थी z अपॉन n, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, देखो यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n² अपॉन z अपॉन v z इंटू n। तो n क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि n की क्यूब अपॉन z²। ये होगा हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम t हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n की क्यूब के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा z² की। नेक्स्ट हम बात करें हमारी रेबर्ग फॉर्मूला। रेबर्ग फॉर्मूला, इसमें यूज होगा एनर्जी और एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। एनर्जी थी हमारी -1/2 क्या थी, फोर पाई स्क्वायर m Z² E4। फोर पाई स्क्वायर m Z² e की 4 अपॉन n² अपॉन h²। अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो, 2π² रह गया, ठीक है। यदि हम बात करें चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो देखो फाइनल में हम लिखेंगे 2π² m Z² e की 4 अपॉन n2 की स्क्वायर h² माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2π² m Z² e की 4 अपॉन n1 का स्क्वायर h²। ये हमारी चेंज इन एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। अब देखो जो कॉमन है यहाँ पे उसको कॉमन ले लेंगे, क्या होगा कॉमन, 2π² m Z² e की 4, 2π² m Z² e की 4 अपॉन h²।
1/n2 का स्क्वायर माइनस ये होगा, ये प्लस होगा n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगी हमारी। अब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है सारी, z हमारा वेरिएबल रहेगा। तो इन सब को हमने मान लिया r क्या है, रेबर्ग कांस्टेंट, रेबर्ग कांस्टेंट। z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इसे। ये हमारी है एनर्जी। अब देखो यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या होगी, E = hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा। न्यू बार होगा हमारा 1/λ। तो एनर्जी की जगह लिख देंगे हम hc 1/λ क्या हो जाएगा, न्यू बार = r/z² अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यदि हमें न्यू बार निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा r/z² अपॉन hc 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यदि एनर्जी की फॉर्म में देखें तो ये होगी हमारी फॉर्मूला। यदि हम बात करें न्यू बार की, ये होगा हमारा न्यू बार। अभी r हमारा है रेबर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1,09,700। ठीक है, और यदि हम बात करें 1/r, ये होगा 910 एंगस्ट्रॉम, 910 एंगस्ट्रॉम। ये होगा हमारा 1/r। ये हो गया हमारा रेबर्ग फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के एडवांटेज क्या है। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी बता दी थी। इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रा दिखा रहा था वो क्यों दिखा रहा था, ये हमारे बोर मॉडल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी क्या लिमिटेशन रह गई। इसकी लिमिटेशन है इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो इसने हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया है। इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस नहीं किया। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो स्प्लिटिंग थी उनके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम, ये जो हमारा 3 डायमेंशनल मॉडल है एटम का, उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप ही डिस्कस नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो ड्यूल नेचर में हम डिस्कस करेंगे आगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। इसके बाद ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बोर मॉडल डिस्कस नहीं कर पाया था। ठीक है, कुछ टर्म है वो हम देख लेते हैं यहीं पे। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा हमारा मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अच्छा, जो एनर्जी और स्टेबिलिटी होती है इन दोनों का रिलेशन होगा हमेशा रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जब एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, जब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। जहां पे हमारी ये देखो ये हमारे एनर्जी की लेवल है, स्टेट है, तो जो सबसे कम एनर्जी का स्टेट होगा वो होगा हमारा ग्राउंड स्टेट। बात करें हम एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट वो होगा ग्राउंड स्टेट को छोड़ के फर्दर जितने भी स्टेट हैं
ग्राउंड स्टेट को छोड़ के फर्दर जितनी भी स्टेट हमारी वो होंगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट सेकंड, एक्साइटेड स्टेट थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, देखो ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है। सबसे आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। क्या होगा, जो हमारी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसे रिमूव करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी होगी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, ये ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है, आउटर मोस्ट सिर्फ ये एक सेल हो, सिर्फ इसमें होगा, यहां से भी कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट से भी कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है वो कौन सी स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट भी हो सकती है और एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है। बट सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी में क्या होगा, देखो इसमें तो था इलेक्ट्रॉन इन सबसे कर सकते हैं हम, बट वो आउटर मोस्ट सेल में होना चाहिए। सेपरेशन एनर्जी में वो होगा ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे क्या है, बाकी सब तो एक्साइटेड स्टेट होंगे। एक्साइटेड स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा हमारा सेपरेशन एनर्जी, यानी कि ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, उसमें जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वो होगी सेपरेशन एनर्जी। नेक्स्ट होगी हमारी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी होगी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एन एनर्जी लेवल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। ये देखो, ये हमारा है न्यूक्लियस, ये क्या है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, और होती तो क्या होती एक्साइटेड स्टेट सेकंड, एक्साइटेड स्टेट थर्ड। अब क्या होगा, हमें मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट एनर्जी चाहिए टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।